एवरीवन, जैसे अपन ने पहले पॉलिटी का डिस्कस किया था, मंथली मैगज़ीन विज़न आईएएस का, अब इंटरनेशनल का मंथली मैगज़ीन डिस्कस करेंगे मई मंथ का। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो न्यूज़ में सबसे पहले है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। तो रिसेंटली 3 साल के बाद यूके और इंडिया ने अनाउंस किया कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? बेसिकली ये एक टाइप का एग्रीमेंट होता है जिसमें कुछ प्रोडक्ट रहते हैं, उसका लिस्ट बना रहता है और इस लिस्ट के ऊपर जो भी नाम है उसके ऊपर बस टैक्स लगा सकते हैं और बाकी जो चीज़ है, जो बाकी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा बेसिकली। अब कुछ डेटा बैंक बताते हैं इंडिया और यूके रिलेशन में 60 बिलियन बायलैटरल ट्रेड होता है और जो कि डबल हो जाएगा 2030 तक। और जो ब्रिटिश है वो 16th लार्जेस्ट पार्टनर है इंडिया का। अब दोनों के बीच में ट्रेड बैलेंस देखें तो इंडिया के तरफ फेवर ज़्यादा करता है, ट्रेड बैलेंस इंडिया की तरफ झुका हुआ है। बेसिकली इंडिया ज़्यादा अर्न करता है यूके से। अब यहाँ पे 27 चैप्टर्स हैं, ये सब फालतू चीज़ें, लीगल डॉक्यूमेंट होगा, ये सब काम नहीं आता एग्ज़ाम में। फिर दोनों कंट्री ने नेगोशिएट करके ये बोला है कि जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है उसको एग्री किया है, डीसीसी। अब ये डीसीसी क्या होता है? ये एक टाइप का सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। और ये सपोर्ट करेगा बिज़नेस और ट्रेड को इंश्योर करके कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मूव कर सके दोनों कंट्री में ईज़िली। ठीक है। और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो लायबल होंगे सिर्फ एक कंट्री पे एक टाइम पे करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी पे करने के लिए। ठीक। और ये इंक्लूड करेगा एम्प्लॉयज़ जो टेम्प्ररी वर्क कर रहे हैं दूसरे कंट्री में, उनको भी ये वाला जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है वो इंक्लूड करेगा, जो 3 इयर्स के लिए अगर कोई टेम्प्ररी वर्क कर रहा है तो। अब ये जो है डीसीसी वो अफेक्ट नहीं करेगा इंडिविजुअल के राइट को कि वो एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता बेनिफिट दूसरे कंट्री से। जहाँ पे भी वो पे कर रहा है सोशल सिक्योरिटी, वहाँ पे वो अपना राइट टू एक्सेस बेनिफिट यूज़ कर सकता है, इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा उससे। अब की हाईलाइट ऑफ द यूके और एफटीए का ट्रेड देखें, यूके इंडिया एफटीए का देखें तो क्या की हाईलाइट्स हैं? ज़ीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस, जो 99% इंडिया के एक्सपोर्ट हैं वो ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस एंजॉय करेंगे, मतलब उसमें कोई ड्यूटी नहीं लगेगा, कुछ टैक्स नहीं लगेगा। और जो यूके का मार्केट जो कवर करेगा ये 99% गुड्स, वो 100% वैल्यू का होगा। ठीक है। अब अगर अपन दूसरे हैंड में देखें, जो इंडिया है वो लेवी कट किया है बेसिकली, 90% कट किया है ब्रिटिश प्रोडक्ट जो इंडिया पे सोल्ड होंगे उसके ऊपर। तो 9% का गैप है इंडिया और यूके के बीच पे। ठीक है। अब जो कहते हैं आगे कि विद इन अ डिकेड 85% ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट जो हैं वो टैरिफ फ्री मूव करेंगे इंडिया में, जो कि 90 से 85% हो जाएंगे, वो और कम हो जाएंगे बोल रहे हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है ईज़ी कर देगा मोबिलिटी इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि बिज़नेस विजिटर्स होते हैं या फिर योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं बहुत सारे, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सप्लायर्स होते हैं, वो सब अब इजी मूव कर पाएंगे इस एफटीए के बाद। तो जो एम्बिशियस कमिटमेंट है यूके का सर्विसेज के प्रति इंडिया में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और हाईलाइट है, जिसमें वो कहते हैं कि आईटी पे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सर्विस हम देना चाहते हैं, प्रोफेशनल सर्विस जैसे कि एजुकेशनल सर्विस वगैरह भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हमें भी एजुकेशनल सर्विस चाहिए अच्छा, और वो भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। फिर अलाउ करते हैं पार्टिसिपेशन यूके के बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में प्रोक्योरमेंट के लिए, जैसे टेंडर निकलता है ना बहुत सारा गवर्नमेंट का, तो वो गवर्नमेंट के टेंडर को फिल कर सकते हैं यूके के भी बिजनेसमैन, और वो कॉम्पीट कर सकते हैं इंडिया के जो डोमेस्टिक बिज़नेस है उनसे। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में देखें तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या तो वो 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है, या 2 से ज़्यादा कंट्री, या फिर ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बीच में होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, या तो रिड्यूस कर देते हैं या डायरेक्ट एलिमिनेट करने की बात कर देते हैं कस्टम्स टैरिफ जो होता है, या नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होते हैं उसको। अब ये कस्टम्स टैरिफ यानी वही टैक्स वगैरह वाली बात होती है, और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है जैसे कि सैनिटरी के ऊपर बोल दिए कि जो प्रोडक्ट है, फ्रूट्स भेजे, जैसे यूरोपियन यूनियन लगाता है टैक्स की जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, ये बोल के वो टैरिफ लगाता है, तो वो घुसने नहीं देता अपने मार्केट में। फिर जो एफटीए है वो कवर करता है गुड्स को, सर्विसेज को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को।
FTA एक्ट जो है वो एक्सेप्शन है मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्चुअली में कहता क्या है, जो कंट्री है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अपने ट्रेडिंग पार्टनर के बीच में। लेकिन अब यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ना, इंडिया और यूके कम कम रेट में वो करेंगे, लेकिन इंडिया और यूएसए 30% में कर रहेंगे और इंडिया और यूके उसी को 15% में ट्रेड कर रहेंगे सेम प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन ये फिर भी एक्सेप्शन है WTO के मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल से। जो इंडिया है अभी तक उसने 13 FTA साइन कर रखा है और इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इंडिया के, जैसे कि मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, ये सब। और ये SBI का रिपोर्ट बताता है। अब हायरार्की ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट देखें तो सबसे पहले PTA आता है। तो ये PTA में क्या होता है, जो लिस्ट बना है इसके ऊपर बस कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता, जबकि FTA जो है, जो इसके अंदर जो लिस्ट बना है उसके ऊपर बस लगता है, ठीक है, टैक्स या फिर जो भी लगाना रहता है इन लोगों को। फिर आगे देखते हैं CECA और CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। जो इसमें क्या होता है, ये एडिशनल एग्रीमेंट होता है, FTA से आगे बढ़ के होता है। जैसे कि रेगुलेटरी इशूज़ को सॉल्व करते हैं, सर्विसेज इन्वेस्टमेंट में ध्यान देते हैं, कंपटीशन में ध्यान देते हैं, और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो होता है उस पर भी इनको अलाउ कर दिया जाता है। फिर डिस्प्यूट्स वगैरह जो ईज़िली रिजोल्यूशन के बारे में बात करता है, तो ये CECA और CEPA के अंदर आ जाता है। फिर कस्टम यूनियन जो होता है उसमें ज़ीरो ड्यूटी लगता है जिस जो कंट्रीज़ उसमें है उस यूनियन में, ठीक है। लेकिन जब उनको टैरिफ लगाना रहता है दूसरे कंट्री के ऊपर या यूनियन के ऊपर फॉर से, तो वो सारे मिलके एक साथ इनके ऊपर उतने ही टैक्स लगाएंगे, उतने ही टैरिफ लगाएंगे, उतने ही ड्यूटी लगाएंगे। फिर जो कॉमन मार्केट है उसमें देखें तो जो लेबर का मूवमेंट हो जाता है वो इजी हो जाता है और वो हार्मोनाइज्ड वे में काम करते हैं सारे, उनका टेक्निकल स्टैंडर्ड भी सेम होता है, तो काफ़ी कोलैबोरेशन होता है इसमें। फिर इकोनॉमिक यूनियन देखें तो ये डीपेस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह सेम होते हैं, इंस्टीट्यूशन वगैरह के सबके, ठीक है। अब इंडियाज़ एक्सपीरियंस विद FTA देखें तो जो ग्रोइंग ट्रेड इम्बैलेंसेज है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है FTA में वो इंक्रीज़ हुआ है 31% तक, जबकि इंपोर्ट जो करता है वो इंक्रीज़ हुआ है 82% तक। जबकि होना क्या था, जो एक्सपोर्ट करता है उसको 60% बढ़ जाता है एटलीस्ट, और जो इंपोर्ट कर रहा है वो एटलीस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60% होना था, इतना ज़्यादा 82% क्यों है, ये हो सकता है एटलीस्ट। तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा। अब लो यूटिलाइजेशन, जैसे कि बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, उन लोग 70 to 80% FTA का यूज़ कर लेते हैं, जबकि हमारा जो है वो सिर्फ 25% हम यूटिलाइज़ कर पाते हैं। अब जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सैनिटाइजेशन वगैरह वाला, वो सब भी एक टाइप का दिक्कत है। 26,000 न्यू रिस्ट्रिक्शंस लगा है रिलेटेड टू ट्रेड, और ये ग्लोबली इम्पोज किया गया है, वो काफ़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है, इंडिया के लिए। अब अनइक्वल कंपटीशन, जैसे कि साउथ कोरिया और एशियान वगैरह लोग हैं जो हैं, उनके पास काफ़ी पहले से एडवांटेज है मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बनाने के लिए, तो वो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उस पर आउट परफॉर्म करते हैं इंडिया के कंपैरिजन में। फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ सर्टिफिकेशन वगैरह जो इंडिया पे है वो भी एक प्रॉब्लम है, गवर्नेंस की प्रॉब्लम बता रहे हैं अब ये, जैसे रूल्स ऑफ ओरिजिन वगैरह क्या है, ये सब एक दिक्कत वाली बात है। फिर आगे बोलते हैं कि एक नोट में बताते हैं जो असेसमेंट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट है उसको सिर्फ ट्रेड बैलेंस के बेसिस में नहीं कर सकते, उसको असेस सिर्फ ट्रेड बैलेंस के बीच में नहीं कर सकते ट्रेड एग्रीमेंट को। अदर पोटेंशियल गेंस भी होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अब अगर अपन देखें एग्जांपल में, तो जो ब्रह्मोस है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही तो हो रहा, फिर वैल्यू एडेड लिंकेजेस हैं, फिर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ़्लो है, और जैसे कि इम्प्रूव्ड एक्सेस टू अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस, जो रॉ मटेरियल चाहिए रहता है वो सब FTA से थोड़ा ईजी हो जाता है। अब कैसे इंडिया और UK का FTA जो है वो हेल्प करेगा फ्यूचर FTA को सेप देने में, तो एक तो स्विफ्ट नेगोशिएशन हो पाएगा क्योंकि हमको अब इससे एक्सपीरियंस मिल चुका है, और फिर सेफ गार्ड कर सकेंगे हम अपने सेंसिटिव सेक्टर्स को, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स को हमने इस बार ही सेफ गार्ड किया UK के उससे, और उसको एक्सक्लूजन लिस्ट में डाला, और अदर प्लास्टिक्स वगैरह जो है उसको भी हमने एक्सक्लूजन लिस्ट पे डाला, सो दैट डोमेस्टिक मार्केट ज़्यादा अफेक्ट ना हो जाए इसके कारण। फिर ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ ड्यूटीज़, क्योंकि 3 ईयर तक चल रहा था राइट ये नेगोशिएशन इंडिया और UK के बीच, तो ये रिमूवल ड्यूटीज़ जो है उसको धीरे धीरे हटा सकते हैं, रेदर देन एक साथ स्वाइप अप करने के। 18% से 9% किए, उससे 0% किए, ऐसे कर सकते हैं। रेदर 3 साल में हुआ तो 18
से 27 से 18 से 19 ऐसे कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली व्हाट्सएवर। तो समझ गए ना। फिर एम्फेसाइज ऑन द म्यूचुअल बेनिफिट में ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। जैसे यूके के कार मैन्युफैक्चरर्स को हमने बोला कि 100% से अब सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा आपके ऊपर, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर कंक्लूजन में लिखते हैं जो इंडिया और यूके का एफटीए है वो सिर्फ बायोलैटरल इकोनॉमिक्स को स्ट्रेंथन नहीं करता, रेदर देन ये एक स्ट्रेटेजिक टेम्पलेट है इंडिया के फ्यूचर के ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपेक भी कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। जो चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, जो अफगानिस्तान है उसने एग्री कर लिया कि हम भी सीपेक में हिस्सा बनना चाहते हैं करके। अब सीपेक जो है वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बीआरआई का। बीआरआई जो हुआ था वो लॉन्च हुआ था 2015 में। बीआरआई का फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ये जो सीपेक है वो लिंक है बेसिकली सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड द मैरीटाइम सिल्क रोड के बिटवीन। और जो प्रोजेक्ट है सीपेक के अंदर वो एनर्जी से रिलेटेड होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। जो 3000 किलोमीटर रोड्स हैं और रेलवेज पाइपलाइंस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। उनका काम क्या रहेगा इसके अंदर जो हो बनेगा यहाँ पे, वो कनेक्ट करेंगे पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट को चाइनास के जियांग उइगर ऑटोनॉमस रीजन से। ये देखो यहाँ पे ग्वादार पोर्ट है और यहाँ पे चाइना का एक कशगर है। तो वहाँ से यहाँ से ये यहाँ तक कशगर सिटी ये है, तो वो उसको कनेक्ट करेगा। ये बेसिकली जिनजियांग उइगर रीजन में है और ये यहाँ से पास होते हुए जाएगा। और इनफैक्ट इंडिया से पास होते हुए बना रहे हैं, तो ये इंडिया पे भी एक काफ़ी इंडिया ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो ये बीआरआई जो प्रपोज़ किया गया था 2013 में कि इन कनेक्टिविटी को और कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। बीआरआई को वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं। जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है वो लैंड के ऊपर है और जो लिंक करता है चाइना को सेंट्रल एंड साउथ एशिया से, और जो यूरोप तक जाता है। ठीक है, और जो न्यू मैरीटाइम सिल्क रोड है वो मैरीटाइम रोड लिंक चाइना टू द नेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ता है और फिर गल्फ़ कंट्रीज से जोड़ता है और ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका से भी जोड़ता है और वो यूरोप तक भी जाता है। ये जो न्यू मैरीटाइम सिल्क रोड है वो। ठीक है, फिर अब इंडिया का कंसर्न क्या है कि अफ़गानिस्तान का इंक्लूजन हो रहा सीपेक में। तो जियो स्ट्रेटेजिक की सबसे पहले एक तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अब एक्सपेंशन हो रहा सीपेक का अफ़गानिस्तान से, तो वो कंपटीशन बढ़ेगा इंडिया के लिए। चाइना और पाकिस्तान है वो लिमिट करेंगे इंडिया के स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी जो इंडिया उठाता था चाबहार पोर्ट से। और इन लोग ये भी कोशिश करेंगे जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है सेंट्रल एशिया से, उसमें भी एक पोटेंशियल थ्रेट आ सकता है इनके सीपेक के जो हुआ है सीपेक उससे। ठीक है, फिर स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट जो चाइना है वो अपना इस्टेब्लिशमेंट बढ़ाते जा रहा है। जैसे कि स्ट्रेटेजिक पोर्ट लिया है अपने अंदर, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या फिर उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। बेसिकली एक माला टाइप का बना देता है इंडिया के अगल बगल और इंडिया को घेरने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर देखें तो हम्बनटोटा श्रीलंका का जो पोर्ट है वहाँ पे अपना इन लोग बेस बना रखे हैं। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान है, वहाँ पे भी इन लोग बेस बना रखे हैं। फिर चिटागोंग जो बांग्लादेश का पोर्ट है वहाँ पे इन लोग अपना पोर्ट बना रखे हैं। फिर अब अफ़गानिस्तान तक भी पहुँच रहे, तो इन लोग को वेस्टर्न फ्रंट भी मिल जाएगा इंडिया को इनसर्कल करने के लिए। यहाँ पे देखें तो जो ग्वादर पोर्ट है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब देखते हैं आगे जो स्ट्रेंथनिंग जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और चाइना का एक्सिस जो स्ट्रेंथन हो रहा है वो एक पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा अफ़गानिस्तान पे। वो इंडिया के लिए लिमिट करेगा इंडिया का इंगेजमेंट तालिबान रिजीम से, और ये में भी रिड्यूस कर सकता है इंडिया का लिवरेज डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंस के रिलेटेड अफ़गानिस्तान पे। ठीक है, अब जो सिक्योरिटी के थ्रेट्स भी काफ़ी सारे हैं, जैसे चाइना फंड करेगा और पाकिस्तान अपना इंटेलिजेंस शेयर करेगा। फिर इससे क्या करेंगे इन लोग अफ़गानिस्तान वाले, शायद पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि एंटी इंडिया टेररिज्म फैलाएं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिलके। दो अपने को पता है कि जो अफ़गानिस्तान है वो इंडिया के थोड़ा टिल्टेड है, इतना भी नहीं है जितना, बट हाँ आंसर में लिखने के लिए तो ये सब करना पड़ेगा। अब इकोनॉमिक की बात करें तो रिच लिथियम है उन लोग का जिसको हम यूज़ कर सकते हैं,
और रेयर अर्थ रिजर्व्स भी हैं उनके पास काफ़ी सारे, क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रीज उनकी काफ़ी सारी है, वो सब हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर अच्छे से यूज़ करें, या फिर चाइना इसका यूज़ कर लेगा तो हमारे लिए थ्रेट है। जो CPEC है वो चाइना को ईजी एक्सेस देता है और इंडिया को डिसएडवांटेज में रखता है। अब स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू काउंटर CPEC क्या क्या है। चाबहार पोर्ट बनाया, डेवलप कर रहे हैं इंडिया ने। फिर INST जो है इस्टेब्लिश किया था 2000, इंडिया रशिया और ईरान मिलके, और ये जो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब इसमें रेल चलेगी, रोडवेज चलेगा ऐसा, और फिर ओशन भी, ठीक है, तीनों चीज़ें आ जाएगी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। रूट, और ये लिंक करेगा इंडियन ओशन को पर्सियन गल्फ से, फिर वहाँ से कैस्पियन सी से ईरान, और फिर वहाँ से ईरान के थ्रू कैस्पियन सी से जोड़ेगा, और उसके बाद नॉर्थन यूरोप को जोड़ेगा, सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया का है वहाँ पर से, ठीक है। अब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर देखें, IMEC जो लॉन्च हुआ 2023 में रिसेंटली, वो भी हमने एक स्टेप्स लिया था सो दैट कि इंडिया, यूरोप और जो मिडिल ईस्ट है वो जोड़ सकें, UAE से सऊदी अरेबिया, और उसके बाद जॉर्डन से जाते हुए इज़राइल से फिर यूरोपियन यूनियन तक, तो वो भी एक काउंटर करेगा पाकिस्तान चाइना का CPEC को। अब जो क्वाड है उन लोग का एक बोलना है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो ओपन होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, वहाँ पे जो नेविगेशन होता है शिप वगैरह का उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए, और चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को कंट्रोल में रखने के लिए ये क्वाड बना हुआ है, और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट जैसे लोग आते हैं। अब कंक्लूजन देखें, जो चाबहार कनेक्टिविटी विज़न है उसको प्रमोट करते रहना चाहिए, और जो डिप्लोमेटिक ओपनिंग है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि ओपनिंग कर देना चाहिए डिप्लोमेटिक, और हमें ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव रहना चाहिए, और सस्टेनेबल रीजनल की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबल और रीजनल बनाना चाहिए, ठीक है। अब इंडिया टर्की रिलेशन के बारे में बात करें तो अभी रिसेंटली जो टर्की, एक्चुअली इसका नाम बदल के टर्किया हो गया है, तुर्किया हो गया, टर्किया, तो उन्होंने कंडेम किया इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को, और जो टर्की मेड सोनगार्ड ड्रोन्स है वो पाकिस्तान ने काफ़ी यूज़ किया हमारे अगेंस्ट, तो इंडिया ने इसको रिस्पांस देते हुए बोला कि हम भी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो टर्किश कंपनी है सेल्बी एविएशन उसको क्लोज़ कर देंगे, और जामिया मिलिया इस्लामिया ने बोला कि हम सस्पेंड करेंगे एकेडमिक कोलैबोरेशन जो टर्किश के साथ हो रखा है उसको। फिर आगे और देखें तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ काम का नहीं है। देखें 2023 पे जो ऑपरेशन दोस्त चलाया था हमने अर्थक्वेक रिलीफ के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त एक मिशन चलाया था वहाँ पे। अब देखें कि पीपल टू पीपल कनेक्ट है कि 3000 इंडियंस वहाँ रहते हैं, उसमें से 200 तो स्टूडेंट हैं और 3 लाख टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। अब वो रिड्यूस हो जाएंगे, ये इनके रिस्पांस में इन्होंने जो किया, कंडेम किया जो इंडिया के सिंदूर। फिर डायलॉग मैकेनिज़्म देखें तो एजुकेशन और ट्रेड के थ्रू हम डायलॉग कर सकते हैं। अब इंडिया एक्सपोर्ट क्या क्या करता है, मिनरल्स, फ्यूल्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी ये सब करता है, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल, टेक्सटाइल, रबर, आयरन एंड स्टील ये सब एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट क्या करता है, लाता क्या क्या है इंडिया, मार्बल, गोल्ड, एप्पल लाता है, वेजिटेबल लाता है, सीमेंट लाता है, केमिकल लाता है, पर्ल्स एंड आयरन एंड स्टील वगैरह भी लाता है, ठीक है। अब वाई टर्की मैटर्स फॉर इंडिया, क्योंकि एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उनका और वो कनेक्ट करता है यूरोप को बाकी पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से वो कनेक्ट करता है, तो इस कारण टर्की का मैटर बहुत ज़्यादा है। अब इनका टर्की का एक्चुअली रीजनल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा है, सिंस बहुत बड़ी कंट्री है, अच्छी खासी बड़ी कंट्री है, और इनका इकोनॉमी भी अच्छा खासा है, ठीक है। और फिर ग्लोबल फोरम्स देखें तो दोनों ही G20 और UNSC में ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं कि जो इंडिया जो बिड करता है परमानेंट सीट मिले इन लोगों को बेसिकली यूएनएससी में एक्चुअली चाइना, रशिया, US ये और एक और कंट्री है, आई बिलीव जापान है, चाइना नहीं, यूरोपियन यूनियन है, जो भी है, चाइना, रशिया और ये है फ्रांस वगैरह, US वगैरह, तो उन लोग आने नहीं देते, इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं देते, तो अब इंडिया चाहता है तो उसके लिए इन लोग सपोर्ट करते हैं। अब कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस देखें इंडिया और टर्की के बीच में, तो सपोर्ट करते हैं जो टर्की का मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, ठीक है। तो अभी कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंज क्या है इंडिया और टर्की के रिलेशन में वो देख रहे हैं। अब टर्की जो है वो पाकिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है चाइना के जज्बात, तो वो इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब
मेडलिंग इन कश्मीर इश्यूज़ भी बोलता है कि जो टर्की है वो बहुत बारी, जैसे जब इंडिया ने 2019 में आर्टिकल 370 लाया था तो उसको अपोज़ किया था। फिर नरेटिव डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश करता है अपने सोशल मीडिया कैंपेन चला के, या फिर इंटरनेशनलाइज करता है इंडिया के इंटरनल इशू को, डोमेस्टिक जो भी चल रहा है इंडिया का उसको थ्रेट देता है। फिर इमर्जिंग टर्की अज़रबैजान पाकिस्तान एक्सिस जो है वो भी एक तरीके से प्रॉब्लम है, क्योंकि अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में हम आर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अज़रबैजान भी हमारे अगेंस्ट पे है, और अज़रबैजान भी ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट पे जाके बोला कि जो तुर्की और पाकिस्तान है उन्होंने भी बगदाद पैक्ट में भी साइन किया है, तुर्की और पाकिस्तान। फिर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भी इन दोनों ने साइन कर रखा है, तुर्की और पाकिस्तान। जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएसएसआर के अगेंस्ट पे बना था, तो दोनों उसके भी पार्टनर, बगदाद पैक्ट के भी साइन कर रखे हैं। अब रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट फॉर्मेट के भी ये दोनों पार्ट हैं, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट के, ठीक है। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना एग्जांपल एक आध दो, ठीक है। बगदाद पैक्ट याद रख लेना, इतना काफ़ी है। फिर जो ग्लोबल मुस्लिम सॉलिडेरिटी है वो भी एक तरीके से क्रिटिसाइज़ करती है इंडिया को। अभी ओआईसी जो था उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया इंडिया को, तो वो एक तरीके का प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। जो ओआईसी का फुल फॉर्म है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक। अब टर्कीज़ का इवॉल्विंग पाकिस्तान सेंट्रिक टिल्ट जो है वो कैसे हुआ है वो देखते हैं। स्टार्टिंग में तो टर्की भी शेयर करता था एंटी कॉलोनियल सॉलिडेरिटी को और इंडिया के नेशनलिस्ट को सपोर्ट करता था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, पर टर्की का जो शिफ्ट आया पाकिस्तान के तरफ वो बिकॉज शेयर्ड इस्लामिक आइडेंटिटी करते हैं, तो इंडिपेंडेंस के बाद शिफ्ट आया। अब जो सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखें तो उसमें टर्की और पाकिस्तान ने साइन कर रखा है ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप एंड जॉइंट सेंटो टू काउंटर सोवियत इन्फ्लुएंस, यूएसएसआर, वही सोवियत वाली बात, ठीक है। अब अपोजिशन टू इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी इन्होंने अपोज किया था टर्की ने 1998 में, और पाकिस्तान को बैक किया था कि जो इंडिया बोल रहा है वो जो इंडिया ने किया वो गलत किया करके। अब कंक्लूजन देखें तो इसमें कंक्लूजन में लिखते हैं जो इंडिया और टर्की का रिलेशन है वो फ्लक्चुएट होते रहता है उनके हिस्टोरिकल अलाइनमेंट्स के बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल पोस्चर्स के बेसिस में और इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ के बेसिस पे इनका रिलेशन भी बदलते रहता है। अब कंसर्न्स रेज बाय द इंडिया ओवर आईएमएफ्स लैंडिंग टू द पाकिस्तान, तो बेसिकली अभी अभी आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो अपना फ़ंड देता है अलग अलग कंट्री या फिर जिसको अगर प्रॉब्लम हो उनको, उसके अगेंस्ट इंडिया ने कंसर्न रेज़ किया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा जो है वो टेररिस्ट के ऊपर खर्च हो, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं जो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने कंप्लीट किया है अपना पहला रिव्यू पाकिस्तान को, तो और फिर बोला कि जो पाकिस्तान है वो अच्छे से अप्लाई कर रहा है जो भी हमने पॉलिसीज़ बना के दी है पाकिस्तान को, इसलिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं अपना फ़ंड फैसिलिटी एग्रीमेंट और वो अरेंजमेंट, ठीक है। अब फिर बोला कि $1 बिलियन जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं वो हम देंगे ईएफएफ के अंदर, दैट इज़ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंदर। अब आगे देखते हैं जो स्पेशल ड्राइंग राइट होता क्या है। एक तरीके से ये एक इंटरनेशनल रिजर्व है एसेट का जो आईएमएफ प्रोवाइड स्टार्ट किया था 1969 के अंदर, और ये एक टाइप का ऑफिशियल रिजर्व्स है, जैसे गोल्ड वगैरह ऑफिशियल रिजर्व्स होते हैं ना, फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स बनते हैं, वैसे ये भी एक तरीके का एसडीआर जो है स्पेशल ड्राइंग राइट वो भी आईएमएफ के अंदर एक ऑफिशियल रिजर्व है। अब ये एक तरीके से करेंसी नहीं है बट एक यूनिट ऑफ अकाउंट है आईएमएफ के अंदर, ठीक है। अब जो इसका वैल्यू है वो किस बेसिस पे बनता है कि जो 5 करेंसीज़ हैं यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज़ रेम्बिनी, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, और जो इंडिविजुअल ये सब के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। और जो फिर जो इंडिविजुअल्स हैं या प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो एसडीआरस को होल्ड नहीं कर सकते। अब जो ईएफएफ है दैट इज़ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है वो असिस्ट करती है कंट्रीज़ को जो बहुत ज़्यादा सीरियस पेमेंट इम्बैलेंस से निकल रहे होते हैं या फिर उनके स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स होते हैं या फिर काफ़ी धीरे धीरे ग्रोथ होता है, बहुत पुअर्टी आई रहती है, वैसी जगह पे ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हेल्प करता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया आईएमएफ ने कि 1.4 यूएस डॉलर का अलग से और दिया, एक तो वन डॉलर दिया, एक $1.4 और दिया, किस नाम से, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी
फैसिलिटी के तौर पे इनको और फंड दिया अलग से। बोला कि हाँ आप रेजिलियंस बनो, जो आपके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो आपको थोड़ा रेजिलियंट होना पड़ेगा, सस्टेनेबल ज़्यादा देर तक वॉर कर सको, ये सब के लिए इन लोग ने पैसा दिया। मजाक कर रहा हूँ, उसके लिए पैसे नहीं दिए हैं, मतलब इकोनॉमी को रेजिलियंट और सस्टेनेबिलिटी के लिए बनाने के लिए किया है, ठीक है। इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया है, बोला है कि जो आप अप्रूव कर रहे हो लैंडिंग, उससे हम एब्सटेन करते हैं, वो उसमें वोटिंग प्रोसेस में नहीं जाके। और वो एक तरीके से सही मूव भी था, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा पैसा कोई टेररिस्ट फंड में लगाएं। फिर अब देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता क्या है, और या फिर इनका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इसको इस्टेब्लिश किया था यूएन मॉनेटरी एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस के अंदर 1944। और इसी यूएन मॉनेटरी एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस को कहते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो हैं उनको ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। और फिर जो मैंडेट में देखें तो ये प्रमोट करता है आईएमएफ ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन्स को, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग देता है अलग अलग इकोनॉमी में। अब इंडिया जो है उसका मेंबर है, इसमें टोटल 191 कंट्रीज हैं। और जो वर्ल्ड बैंक है उसका अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको पहले सबसे पहले आईएमएफ ज्वाइन करना ज़रूरी है, तभी आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर बन सकते हो। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है आईएमएफ के, उसमें एक गवर्नर और एक अल्टरनेटिव गवर्नर होते हैं हर मेंबर कंट्रीज से, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड में देखें तो 25 मेंबर्स होते हैं, और जो डिसीजन बेस्ड होता है वो कंसेंसस में बेस्ड होता है। अब और हर एक लोगों का वोट इक्वल होता है। इंडिया का कोटा है 2.75, जो 8th लार्जेस्ट है, वाइल जो यूएस का कोटा है वो 17% है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी में 25 मेंबर एडवाइजरी बॉडी है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये इम्पोर्टेंट है, जो रिपोर्ट्स ये निकालते हैं ना आईएमएफ, उसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक। अब की लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द आईएमएफ फंड्स देख लेते हैं, जिसमें है जनरल रिसोर्स एग्रीमेंट, जनरल रिसोर्सेज अकाउंट, पुवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, ठीक है। इनके बारे में अब देखते हैं। सबसे पहले जनरल रिसोर्सेज अकाउंट के बारे में देखते हैं। तो ये एक नॉन कंसेशनल टर्म मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट है में मिलता है, मतलब इसको लोन दिया जाता है, इसको कोई इसमें छूट नहीं दी जाती, नॉन कंसेशनल यानी कि बिना छूट के दिया जाता है। और ये मार्केट में जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 4 से 10%, 12%, उस हिसाब से दिया जाता है। अब इसका एम क्या है कि रिजॉल्व कर सके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है बेसिकली, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो 1 साल का रहता है ना, हर साल तो बदलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जो मेंबर जो है वो लोन ले सकते हैं यहाँ पर से। और जो लैंडिंग फैसिलिटीज़ इसके अंदर है वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट आता है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी भी है इसी के ही अंदर आता है, जो अपन ऊपर पे देख रहे थे यहाँ पे एक्सटेंडेड फंड, यहाँ पे देखे थे ना हाँ, ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो अपने जनरल रिसोर्स अकाउंट के अंदर आ रहा है। एक बार और देख लेते हैं, राइट। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है इसके अंदर आ रहा है, राइट। इसको ध्यान पे रखना कि जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो जनरल रिसोर्स अकाउंटेंट के अंदर आ रहा है। और फिर रैपिड फाइनेंसिंग आता है इसके अंदर, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन आता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन आता है। अब आगे देखते हैं, जो पुवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट है पीआरजीटी, ये तो नाम से समझ में आ रहा है कि पुवर्टी रिड्यूस करने के लिए दे रहे हैं, तो इसमें तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी कम लगेगा। और ये जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है, कंसेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं इसमें, और इंटरेस्ट है वो फ्री फाइनेंसिंग होता है, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग लो इनकम कंट्रीज़ को दिया जाता है ये। अब लैंडिंग फैसिलिटीज़ कौन कौन आता है इसमें, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब इसके लैंडिंग फैसिलिटीज़ है इसके अंदर। तो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी एंड एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। अब देखते हैं रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, ये एक और टाइप का है ट्रस्ट। तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस किया जाता है अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे। अब एम क्या है इसका, टू बिल्ड कर सके रेजिलियंस
और एक्सटर्नल शॉक से बचा सकें, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह आ रहा है तो उसके लिए ये रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट से पैसे देते हैं। और फिर लैंडिंग फैसिलिटीज़ जो होती है वो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी बस होती है इसके अंदर, ठीक है। इसमें सिर्फ यहाँ से पैसे निकलते हैं। अब अगर देखें तो यहाँ पे ट्रस्ट आ रहा है, यहाँ पे ट्रस्ट आ रहा है। दोनों ट्रस्ट जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होते हैं, और जो अकाउंट वाला होता है वो नॉन कंसेशनल टर्म में होता है। इसमें कुछ कमी नहीं दी जाती, मतलब बेसिस मार्केट बेस में दिया जाता है लोन। अब कंसर्न रेज क्या क्या है इंडिया, कंसर्न रेज बाय द इंडिया ओवर IMF's लैंडिंग। इंडिया क्या क्या रेज करता है कंसर्न अपना IMF के लैंडिंग के बाद। बोलता है कि मिसयूज़ होता है फंड का, टेररिज्म एक्टिविटी के लिए यूज़ करता है पाकिस्तान। रोल ऑफ मिलिट्री देखेंगे तो पाकिस्तान मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा पैसे लगाती है जो पाकिस्तान है अपने GDP की, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम वाली बात है। और वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो IMF से तो आ रहा है ना। पाकिस्तान मिलिट्री स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमिक मैटर में, वो भी एक ध्यान रखने वाली बात है। फिर पॉलिसी फेलियर्स भी हो रहे हैं उनके, ऐसे तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब अब इतने साल से हो गया कि IMF इनको लोन देते जा रहा है, फिर भी ये तो कुछ इम्प्रूव कर नहीं पा रहे ना। फिर अंडरमाइनिंग ग्लोबल वैल्यूज़, जो रिवॉर्ड, अगर हम देखें कि जो वैल्यूज़ जो इनको, जो अंडरमाइनिंग ग्लोबल वैल्यूज़ में क्या है, जो रिवॉर्ड मिल रहा है इन लोगों को, वो बॉर्डर टेररिज्म को इन लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब बोलना ये चाह रहा, जो लैंडिंग है वो रिवॉर्ड कर रहे हैं इन लोग कंट्रीज़ को कि स्पॉन्सर करने के लिए टेररिज्म को, जैसे प्रॉक्सी वॉरफेयर करते हैं, वो फंडिंग एजेंसीज एक्सपोज करते हैं, ठीक है। अब प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ IMF रिसोर्सेज, जैसे कि बहुत टाइम से मैंने पहले ही बताया, रिपीटेड बेल आउट पैकेज मिलते जा रहा है इन लोगों को। और आगे देखें तो अंडरमाइंस इफेक्टिवनेस ऑफ द IMF प्रोग्राम, क्योंकि 1989 से पाकिस्तान रिसीव कर रहा है IMF फ़ंड का, दैट इज़ 28 ईयर हो गया है। 28 ईयर, लास्ट 35 ईयर में 28 बार उन लोग ने IMF का बेल आउट पैकेज यूज़ किया है। अब अदर की चैलेंजेस देखें, कंसर्न्स देखें जो IMF से रिलेटेड हैं, जो इनके अंदर इनफेक्टिव है वोटिंग प्रोसेस से रिलेटेड, क्योंकि कोई प्रोविज़न ही नहीं है लोन या फिर प्रपोजल्स के अगेंस्ट में जाने के लिए। सिर्फ आप उसमें कह सकते हो कि नहीं हम वोट नहीं देंगे करके, जैसे इंडिया ने अभी यहाँ पे किया, एब्सटेन किया, तो हम एब्सटेन बस कर सकते हैं, लेकिन अगेंस्ट में उनको वोट नहीं दे सकते। अब अनडेमोक्रेटिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन वोटिंग पावर है वो कोटा पे बेस्ड है, राइट। तो वो भी एक टाइप का प्रॉब्लम है। मैंने पहले बोला था कि इक्वली वोट मिलता है, वैसा नहीं है, कोटा बेस मिलता है, वो थोड़ा अलग सीन है, ठीक है। फिर जो US यूरोपियन कंट्रीज़ है या जापान है, उन लोग को बेसिकली ज़्यादा राइट्स मिले हुए हैं IMF के अंदर। अब इनफेक्टिव इवेल्यूएशन प्रोसेस है, IMF का जो प्रोसेस है काफ़ी वो इनफेक्टिव है, वो भी एक तरीके से चैलेंज है, उसको भी सही करना चाहिए। अब वेरिड सक्सेस, कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो शॉर्ट टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो मिल जाती है, लेकिन किस किस कॉस्ट में मिलता है, पुअर्टी बढ़ जाता है। क्योंकि IMF क्या करता है, एक पॉलिसी बना के दे देता है, बोलता है इसको फॉलो करो, ज़्यादा टैक्स लो अपने जनता जनार्दन से, और उसके कारण बहुत पुअर्टी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, भले देश का हाल आर्थिक व्यवस्था सुधर जाता है। अब इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ भी है बहुत सारे, जैसे मेंबर कंट्रीज़ बोरो करते हैं IMF से, उनकी तो जो मेंबर कंट्रीज़ बोरो करते हैं IMF से, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेलेक्ट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी कौन सी यूज़ करनी है और कौन सी नहीं, उनके इकोनॉमिक प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्योंकि अब वो IMF बना के तो दे देगा, ठीक है, लेकिन वो कंट्री सच में वो उसको लगा रहा है या नहीं, वो IMF जाके चेक नहीं करता, राइट। तो वो एक बात है। अब कंक्लूजन में देखें तो जो IMF है वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है स्टेबलाइज करने के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को, पर कुछ सीरियस चैलेंजेस हैं, जैसे कि गवर्नेंस इम्बैलेंस है, काफ़ी रिजिड कंडीशन है इन लोग के बेल आउट पैकेजेस में। फिर एक्सलरेट कोटा एंड वोटिंग पावर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये भी कहते हैं। और एक और बात बताता हूँ कि इंडिया को भी इन लोग ने कोटा दिया था, मतलब जब हम 1991 में बहुत दिक्कत से जा रहे थे तो बेल आउट इसी से ही मिला था। अब यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के ऊपर पढ़ते हैं। जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का मिनिस्ट्रियल
2025 है वो कंक्लूड हुआ जर्मनी के बर्लिन वाले जगह पे। अब अबाउट क्या है यूएन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल 2025 वो देखते हैं। तो यूएन पीस कीपिंग क्या होता है, बेसिकली एक कुछ सोल्जर्स की जाते हैं और वो पीस कराने की कोशिश करते हैं जहाँ पे भी वॉर चल रहा होता है वहाँ पे। पहले देखते हैं जो ये मीटिंग था मिनिस्ट्रियल वाला यूएन पीस कीपिंग, उसको जर्मनी ने करवाया था। हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम वाला मीटिंग था ये। और जो ये मीटिंग है उसको कोइंसाइड चल रहा है ये, मतलब 10 साल बाद एनिवर्सरी बनाया जा रहा है 2015 का जो हुआ था। ये सब फालतू चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। 2015 का तो इतना भी डीप में नहीं जाता। जो इंडिया ने क्या प्लेज किया है अभी रिसेंटली, हम क्विक रिएक्शन फोर्स कंपनी जो है और वुमेन लीड पुलिस यूनिट या फिर स्वॉट पुलिस यूनिट एंड पीस कीपिंग ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ये सब इंडिया ने प्लेज किया है। अब अबाउट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के बारे में देखेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि जो यूएन पीस कीपिंग है वो ब्लू हेलमेट पहनते हैं, इसलिए इन लोग को ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है। और ये सारे जगह पीस कीपिंग मिशन चलाते हैं पूरे दुनिया पे। जो इंडिया ने रिसीव किया हाईएस्ट पीस कीपिंग हॉनर डैग जो स्कॉल्ड करके कुछ नाम है, सॉरी सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो ऐसा कुछ, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं कंपोनेंट क्या क्या है यूएन पीस कीपिंग का। फैसिलिटेट करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए इजी पॉलिटिकल प्रोसेस हो सके, डिस आर्मामेंट करने के लिए, डीमोबिलाइजेशन के लिए और रीइंटीग्रेशन के लिए भी ये हेल्प करते हैं। फिर जो इलेक्शन सपोर्ट देते हैं ये जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स हैं, और प्रोटेक्ट करते हैं सिविलाइजेशन को, और ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ को ये मानते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब देखते हैं यूएन पीस कीपिंग के ऊपर जो भी है। जो स्टार्ट हुआ था इसका ओरिजिन देखें तो 1948 में यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविज़न ऑर्गेनाइजेशन था, उसके द्वारा स्टार्ट हुआ था मिडिल ईस्ट पे, सो दैट कि मॉनिटर कर सकें सीज़ फायर को। किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था इस्टेब्लिशमेंट, ये बिगिन हुआ था जब ये यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविज़न ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इसके साथ साथ ये भी हुआ था इस्टेब्लिश, इसके अंदर नहीं हुआ था बट साथ साथ बोल रहे हैं, ठीक। अब डिप्लॉयमेंट मैकेनिज़्म क्या है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो प्रोवाइड करता है मैंडेट मिशन को ऑन करने के लिए, ठीक है। अब बजट और रिसोर्सेज है वो जनरल असेंबली अप्रूव करता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये कुछ बॉडीज़ हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर 5-6 बॉडीज़ आते हैं, उसमें से ये 2 है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन जनरल असेंबली। तो ये यूएन जनरल असेंबली है वो बजट और रिसोर्स को अप्रूव करता है। अब की रूल्स और प्रिंसिपल क्या क्या है जो आते हैं, जैसे कंसेंट जो होगा उसका कंसेंट ज़रूरी है इन्वॉल्व पार्टीज़ का, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंडिया की कंसेंट ज़रूरी है कि जो इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब दोनों इंडिया और पाकिस्तान के बीच पे चल रहा है अगर वॉर, ठीक है, तो दोनों का कंसेंट ज़रूरी है कि हाँ हमारे यहाँ पर ये जो ब्लू पीस कीपर्स हैं उनको भेज दो करके। फिर इम्पार्शलिटी होना चाहिए, दोनों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, हेल्प करने के लिए भेजना चाहिए, ठीक है। अब नॉन यूज़ ऑफ फोर्स के बारे में बात करता है, एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस, बस ये यूज़ कर सकते हैं, ऐसे फोर्स को लड़ने के लिए नहीं भेज सकते, सेल्फ डिफेंस में बस ये यूज़ कर सकते हैं अपना। फिर गवर्नेंस देखें, जो डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन ऑफ यूएन है वो क्रिएट किया गया 1992 में फॉर्मली, और प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन वो पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए। जो डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन है वो यूएन के अंदर, ठीक है। अब जो अभी करेंटली देखें तो 11 पीस कीपिंग मिशन चल रहा है, जैसे कि वेस्टर्न सहारा पे, गोलन में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ऐसे जगह 3 जगह, ठीक है। फिर अवार्ड और हॉनर देखें तो इनको नोबल पीस प्राइज़ भी मिल रखा है 1988 पे। अब डॉक्ट्राइंस देखें तो इसमें अलग अलग डॉक्ट्राइंस हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट डॉक्ट्राइन 2005 के अंदर आया था, जो एम्बॉडीड करता है कि जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है कि जो सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है और परसिक्यूशन है उसको ख़त्म किया जा सके। और फिर कैपस्टोन डॉक्ट्राइन क्या बोलता है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल देता है, और वो कोर ऑब्जेक्टिव यूएन पीस का
ऑपरेशन का कोर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। क्या इसमें क्या होता है, कैप्स्टोन में गाइडिंग प्रिंसिपल के जैसा हेल्प करता है और ये प्रोवाइड करता है बेसिस की जो डेवलपमेंट है और ट्रेनिंग मटेरियल मिलिट्री या पुलिस वगैरह के लिए ये बेसिकली हेल्प करता है कि ये कैसे डेवलप हो सके या फिर कैसे वॉर टाइम पे कैसे पब्लिक को सपोर्ट कर सके, ये कैप्स्टोन डॉक्ट्रिन के अंदर आता है। अब इंडिया का की कंट्रीब्यूशन क्या है कि यूएन पीस कीपिंग के अंदर जो जो इंडिया है वो हाईएस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूशन है, 2.9 लाख था और 50 यूएन मिशन में जा चुका है इंडिया। करेंटली देखें इंडिया तो फोर्थ लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशन है, नेपाल, रवांडा और बांग्लादेश के बाद। और फिर इंडिया ने काफ़ी की रोल प्ले किया है कोरियन वॉर, आर्मिस्टिस पीस मिशन, साइप्रस में भी, कॉन्गो में भी बहुत सारे रोल प्ले किए हैं। अब कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करें तो सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग है वो इस्टेब्लिश किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा न्यू दिल्ली में, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब प्रमोट करते हैं जेंडर पैरिटी को और इंडिया जो है वो पहला कंट्री बना है जो ऑल वुमेन फॉर्म के पुलिस यूनिट को डिप्लॉय किया है 2007 में लिब्रिया में। फिर की चैलेंजेस क्या क्या हैं इसके रिलेटेड, टारगेटिंग पीस कीपर्स, जो पीस कीपर्स हैं उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि इज़राइल के और लेबनान के कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। फिर अपोजिशन फ्रॉम होस्ट कंट्रीज़, जो होस्ट कंट्रीज़ हैं जैसे कि सूडान वगैरह, वो अपोज कर दिए थे कि हमको नहीं चाहिए पीस कीपर्स वगैरह, उस पर फिर अटैक कर देते हैं लोग। फिर क्रेडिबिलिटी इश्यूज़ भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि एग्जांपल देते हैं फेलियर टू प्रिवेंट जेनोसाइड इन रवांडा और 1990s में। फिर चेंजिंग नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, जैसे कि राइज हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट में, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहे हैं रेदर देन इंटरनेशन, मतलब दो नेशन के बदले में नहीं हो रहा है, जबकि स्टेट के ही बीच में हो रहे हैं, एक ही नेशन है उसी के स्टेट के बीच में हो रहे हैं। तो अब उसमें ये इंटरनेशनल वाला पीस कीपिंग फोर्स जाके क्या करेगा। अब आगे देखें कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट के, उस पर इन लोग को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। और जो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस है वो भी डिले हो रहा है। अब कंक्लूजन में ये आता है जो यूएन पीस कीपिंग है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, और जो हाई लेवल इंडिपेंडेंट पैनल ऑन पीस ऑपरेशन है दैट इज़ हिप्पो, यूएन एच हिप्पो करके है, यूनाइटेड नेशन हाई लेवल इंडिपेंडेंट पैनल ऑन पीस ऑपरेशन 2015 का, वो रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत है सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन सिस्टम को कि जो अर्ली इन क्राइसिस के टाइम पे मिशन को और ज़्यादा सक्सेस बना सके और इम्प्रूव कर सके, ये रिकमेंड करते हैं अपने यूएन हिप्पो। अब न्यूज़ इन शॉर्ट्स में देखें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो जिसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में शंघाई में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये इसका जेनेसिस हुआ 2015 में हुआ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उनके द्वारा, ब्रिक्स कंट्री बोलते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब जो पर्पस है इसका वो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक बनाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह इमर्जिंग मार्केट्स में बनाना इनका काम है, एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ठीक। अब मेंबर कौन कौन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, ये सब इसके मेंबर्स हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। अब मेंबरशिप जो है वो ओपन है सिर्फ यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स को। जो उरुग्वे है वो लिस्टेड है प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स में, अभी वो एडमिट नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है धीरे से। अब कैपिटल एंड शेयर होल्डिंग की बात करें तो इनिशियल ऑथराइज करते हैं 100 बिलियन तक का कैपिटल, और फिर बाद में 5 फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं उन्होंने इक्वल शेयर का 50 बिलियन टोटल कैपिटल लगाया। सॉरी, इसका ये मतलब था जो कैपिटल एंड शेयर होल्डिंग है वो इनिशियल ऑथराइजेशन 100 बिलियन का था, उसमें से जो 5 फाउंडिंग मेंबर थे उन्होंने सबने इक्वल शेयर लगाया
वो वर्थ था $50 बिलियन का, ठीक है। अब जो वोटिंग पावर है वो कंबाइंड वोटिंग पावर ऑफ फाउंडिंग मेंबर जो है वो कम से कम 55% है। अब अदर प्रोमिनेंट रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखें अगर हम यहाँ पे, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, दैट इज़ ADB, वो 1966 पे स्टार्ट हुआ था, और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक चाइना वाला था, और जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है वो फिलीपींस वाला है। और ये सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं सारे एशिया के आसपास। इसमें मेंबर्स हैं 69, और एशिया पैसिफिक से, और 1950 जो है एशिया पैसिफिक से हैं, और 19 जो है आउटसाइड द रीजन है, जिसमें इंडिया भी एक नेशन है, ठीक है। अब एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक देखें तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये प्राइमरली एशिया पे ज़्यादा फोकस है, जबकि फिर भी ये ग्लोबल रिच रखता है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इसमें 110 अप्रूव्ड मेंबर्स हैं, जो इंडिया भी इसका फुल मेंबर्स है। अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक देखें तो ये 1964 पे आया था, और ये पुअर्टी रिडक्शन के लिए आया था और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आया था पूरे अफ्रीका में। 54 अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं और 27 नॉन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया इसके मेंबर हैं। अब कॉन्टेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनल इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूशन क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है बेसिकली इसके। सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं 2024 में इंडिया ने 20 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को NDB के सपोर्ट से बनाया, और फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB यानी, तो हमने कौन कौन सा बैंक देखा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ठीक। अब ये ब्रिज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट गैप्स को, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है जैसे NDB करता है, प्रमोट करता है रीजनल इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी को, फाइनेंस करता है क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन। एग्जांपल इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर था NDB का, और AIB हैज़ उससे स्ट्रेंथेंड हुआ है, साउथ साउथ कोऑपरेशन भी इससे बढ़ा है। अब IAEA के ऊपर देखते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने अर्ज किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन को कि उन्हें ओवरसाइट करना चाहिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को, ठीक है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, और जेनेसिस हुआ था 1957 में, कैसे ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था UN के अंदर ही, ठीक है। UN का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब मोटो क्या था इसका, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये इसका मोटो है। मेंबर इसमें 180 है, इंडिया भी मेंबर है। जो नॉर्थ कोरिया है वो 1974 में विड्रॉ कर लिया था, मतलब ज्वाइन किया था 1974 में और विड्रॉ कर लिया था 1994 में। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जनरल कॉन्फ्रेंस देखें तो ऑल मेंबर स्टेट मीट एनुअली इन वियना में मिलते हैं। नोबल पीस प्राइज़ मिला था इनको 2005 में। प्रमोट करते हैं पीसफुल न्यूक्लियर यूज़ को, मतलब सही तरीके से यूज़ करना चाहिए न्यूक्लियर चीज़ जो भी है, एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करो, वेपन बनाने के लिए मत यूज़ करो। जो IAEA है और NPT है उसके बारे में बात करता है। IAEA इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द जो IAEA है वो दैट इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो मेंबर नहीं है NPT का, पर वो की रोल प्ले करता है वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ट्रीटी के अंदर उसके लिए, ठीक है। जो भी मेंबर हैं नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टी के, उनका रिक्वायर है कि वो NPT को एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है जो भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, वो NPT के अंदर कंक्लूड करना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट को IAEA के सामने, सो दैट जो IAEA है वो वेरीफाई कर सके अपना और ऑब्लिगेशन सही तरीके से निभा सके, और वो जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उनको एनर्जी वगैरह के लिए हेल्प कर सके। अब अबाउट NPT के बारे में देखें, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में, तो ये एक बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन से बचाए, और ये 1970 में फोर्स पे आया था, और इसको इंडेफिनेटली बढ़ा दिया गया था 1995 में।
तो अभी तक इसमें 191 कंट्रीज़ ज्वाइन कर चुकी है, सारे 5 रिकॉग्नाइज न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ साथ, जो कि है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, इन्होंने तो साइन किया ही है। पर जैसे कि इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान जो है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, और नॉर्थ कोरिया 2003 पे इसको विड्रॉ कर लिया था। अब आईएई का, दैट इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का क्या क्या रोल है वो देखते हैं। ग्लोबल फोकल पॉइंट में ध्यान देना, पीसफुल एप्लीकेशन करवाना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान रखना, और वेरिफिकेशन और कंप्लायंस करना कि जो स्टेट कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, कमिटमेंट अपना यूज़ कर रहा है न्यूक्लियर फैसिलिटी को अच्छे से पीसफुल पर्पस पे या नहीं। अब और भी ट्रीटीज़ हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए, जैसे कि पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसमें न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने से बैन किया गया एटमॉस्फेयर पे और आउटर स्पेस पे, और वाटर के अंदर भी। इंडिया जो है इसको साइन और रेटिफाइड दोनों किया है, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी को। अब कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी देखें, सीटीबीटी, तो ये सारे ही न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को बैन करने की बात करता है, चाहे वो मिलिट्री हो या फिर पीसफुल पर्पस के लिए हो। तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन देखें तो ये इंक्लूड करता है कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एनी न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटी। इंडिया इसको साइन नहीं किया है। कोई भी न्यूक्लियर ट्रीटी पे, मतलब पूरा ही हटा देना, ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी, ठीक है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी जो है, कुछ 1 to 7 सैंक्शन कमेटी वगैरह आया था इसके अंदर, जिसमें ISIS भी बोलते हैं 1 to 7 सैंक्शन कमेटी को ही, और पता नहीं कुछ कुछ था, ये तो बहुत कम इम्पोर्टेंट है, इसका कुछ वेज है नहीं, इसलिए नहीं पढ़ते इसको। अब एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ें तो इंडिया ने जो है फॉर्मली एज्यूम किया है चेयरमैनशिप एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का 2025-2026 के अंदर। अब इसके बारे में जाने, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं अब दिया तो। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1961 में 8 फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा लाया गया था। इंडिया जो था इसका फाउंडिंग मेंबर था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंक्रीज़ कर सकते प्रोडक्टिविटी का एशिया पैसिफिक रीजन पे म्यूचुअल कोऑपरेशन के बेसिस पे, ठीक है। फिर मेंबर क्या, इसमें 21 इकोनॉमीज हैं इन एशिया पैसिफिक रीजन के, जो भी हैं वो 21 मेंबर है बेसिकली इसमें। अब की रोल क्या है, कंडक्ट कर सके, रिसर्च कर सके, जो इमर्जिंग नीड है मेंबर्स के, जो भी इकोनॉमिक्स में ज़रूरत है उस बेसिस पे ये सब कर सके अपना काम, और कुछ नहीं। अब ये तो कुछ काम का नहीं है, तो अपना ये भी ख़त्म हो गया, राइट, इंटरनेशनल रिलेशन वाला। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में इकोनॉमी करेंगे। जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरे देखे होगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।